अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शबान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 आज से हम सीएसएस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है हमारी सीएसएस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक्स हैं। ये सारा लेक्चर हमारा ओवरऑल इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो चले हम अपनी हैंड आउट में चलते हैं। आज से हम सीएसएस स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि सीएसएस एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एचटीएमएल हमारी ख़त्म हो चुकी है। एचटीएमएल में हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते थे, ठीक है। अब हम सीएसएस बना रहे हैं। तो सीएसएस लाइक ऐप आपने डिज़ाइनिंग अप्लाई करनी है जस्ट, ठीक है। तो यहाँ से एक एडिशनल चीज़ें मैंने लिखी हैं, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं कि CSS हैंडल द लुक एंड फील पार्ट ऑफ द वेब पेजेस यूजिंग CSS you can control the color of the text, style of the font, space between paragraph, how column size and layout, what background image, colors, layout, design variation and so on, ठीक है। तो CSS की मदद से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, आप फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, आप स्पेसिंग दे सकते हैं, आप डिफरेंट लेआउट बना सकते हैं, आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। टैबलेट पर आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आएगी, आपके मोबाइल पर कैसी वेबसाइट आएगी, ठीक है। तो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं तमाम पर ये रिस्पॉन्सिव बना देती है। सीएसएस की मदद से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ में मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल बता देता हूँ कि आप एक घर बना रहे हैं, वो आपने बनाया, उसका जो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, ज़ाहिर बात है वो हम बनाएंगे एचटीएमएल में, फिर आप उस पर पेंट शेंट अप्लाई करेंगे, वो हम करेंगे सीएसएस में। उसके बाद आप घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगवाएंगे, आप बल्ब का बटन ऑन करेंगे तो आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। वो जो सारी इंटरेक्टिविटी है ना, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, जस्ट सीएसएस कुछ भी नहीं है, स्टाइलिंग के लिए अप्लाई होती है। जब हम इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे आप लोगों को आइडिया होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरे चैनल अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए पूरी सीरीज़ अपलोड की है, तो आप लोगों को भी हक बनता है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करो यार जिनका ये सब्जेक्ट है, ताकि उनको भी ये आसानी से लेक्चर पहुंच सके, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चले हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। बातें तो बहुत हो गई हमारी। तो सीएसएस का इंट्रो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये जस्ट हैंड आउट है, 2-3 लाइंस ये जस्ट आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद सीएसएस का सिंटैक्स हम देख लेते हैं यहाँ से। सीएसएस सिंटैक्स कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। ये हमारे पास एक H1 है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। ये हमारे पास है जी एलिमेंट सेलेक्टर। ये हमारे पास है जी कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है एलिमेंट सेलेक्टर, ये कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये हमारी कलर की प्रॉपर्टी, ये उसकी वैल्यू और ये उसका सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एलिमेंट सेलेक्टर है, ये H1 को लेगा, उसका कलर ब्लू कर देगा और उसका फ़ॉन्ट साइज 12 पिक्सल कर देगा। उसके बाद ये हमने सेमी कॉलन लगाया, इसका मतलब है कि इस जो यहाँ तक जो हमारी स्टेटमेंट है वो हमारी एंड हो चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो H1 is a selector element you want to style value inside the curly braces in a declaration। इस curly braces के अंदर आप जो भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे वो H1 पर अप्लाई होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे है जी, ये नीचे मैंने आप लोगों को इसका बता दिया। ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को अभी ज़ुबानी बताई है, ठीक है। ये कलर उसका ब्लू अप्लाई कर देगा, फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल ये अप्लाई कर देगा। ये वही लाइंस लिखी जो मैंने आपको अभी बताई हैं। उसके अलावा CSS में कमेंट्स कैसे करना है ये आप लोगों के लिए MCQ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CSS में हम कमेंट्स करते हैं फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिक से, और यहाँ पे हमारा कंटेंट आ जाएगा और यहाँ पे आप एस्टेरिक लगाएंगे और फॉरवर्ड स्लैश को क्लोज कर देंगे। जबकि HTML में हम ऐसे कमेंट्स करते थे। उसके बाद हमारे पास CSS के सिलेक्टर हैं। CSS में नॉर्मली हमारे पास 3 तरह के सिलेक्टर होते हैं, एक एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, ठीक है। तो यही यूज़ होते हैं अब रियल लाइफ में, ठीक है। बाकी सेलेक्टर्स भी है लेकिन वो अब यूज़ नहीं होते। तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं। CSS सेलेक्टर आर द पैटर्न यू टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। मतलब आप एक सेलेक्टर कर लेते हैं, सेलेक्टर बना लेते हैं जिसको आपने स्पेसिफिक डिज़ाइन करना होता है, हम उसका एक सेलेक्टर बना लेते हैं। तो सेलेक्टर कितनी तरह के होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आप समझिए कि सेलेक्टर होते क्या हैं। A selector is an HTML tag at which a style will be applied।
ये सिलेक्टर है ना, ये हमारे HTML के टैग ही होते हैं जिन पर हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। ये कोई भी सिलेक्टर हो सकता है, लाइक आपके पास इमेज हो सकती है, ए का टैग हो सकता है, टेबल का टैग हो सकता है, H1 का टैग हो सकता है। इस तरह से मल्टीपल सिलेक्टर हैं जो आपके एलिमेंट्स है वो हो सकते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का भी मैंने आपको बता दिया था कि जो हम कलर कलर यूज़ करते हैं या बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी क्या है, ये एक HTML टाइप जो टैग है उसका जो एट्रीब्यूट है उसकी टाइप है, ठीक है, जो उसको कन्वर्ट कर देता है CSS में प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई किया, वो उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, होगी। और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू देनी है, कितने पिक्सल हमने इसको फ़ॉन्ट साइज़ देना है, मतलब कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना हमने बढ़ाना है, तो उसके लिए हम वैल्यू का प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास है जी एक एलिमेंट सेलेक्टर, मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। एंड ID सेलेक्टर को हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी 3 चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर। इन तीनों सेलेक्टर के बारे में आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं, ठीक है। ID सेलेक्टर को हम यूनिक डिज़ाइन जिस पर जो हमारा यूनिक एलिमेंट है उस पर कोई हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, उसके लिए हम एक ID सेलेक्टर यूज़ करते हैं। ID आपको पता ही है कि हमसे जो यूनिक है हम उसके लिए डिज़ाइन करते हैं। अगर आप लोगों ने मल्टीपल स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, एक ही आपके पास स्टाइल है, आपने उधर मल्टीपल स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, उसके लिए हम क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। ये मैं अभी आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। बाकी ये सेलेक्टर है, इनको आपने छोड़ देना, ये आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है, ना ही पेपर में सर पूछेंगे। उसके बाद हमारे पास डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स CSS के बारे में। CSS इंसर्शन, कितनी तरह से हम CSS को इंसर्ट कर सकते हैं HTML के अंदर। तो हमारे पास इसके 3 मेथड हैं, एक एक्सटर्नल CSS है, एक हमारे पास इंटरनल CSS है और एक हमारे पास इनलाइन CSS है। इनका आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अगर वो पूछे, इनके नाम पूछ सकता है। अगर वो लॉन्ग में पूछे तो आपने इनकी जस्ट तीनों के नाम लिखने हैं। तीनों का नाम लेके आपने जस्ट इसकी एक एक डेफिनेशन और एक एक लाइन ऑफ कोड आपने लिखे आ जाना है, जस्ट सिंपली, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी एक्सटर्नल स्टाइल शीट आ जाती है। कोई भी हमने फाइल बनाई CSS की, तो हमने हमारे पास एक HTML का पेज है, उसके बाद हमने उसकी जो CSS अप्लाई करनी है उसके लिए हम एक सेपरेट फ़ाइल बना लेते हैं और उसको हम हेड के अंदर जाके लिंक कर देते हैं, उसको हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट कह देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, हेड के अंदर हमने एक लिंक बनाया, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट दिया, टाइप टेक्स्ट CSS दी, उसके बाद href, ये हमने हमारी जो CSS एक्सटर्नल उसको हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हेड के अंदर हम फाइल्स को लिंक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एक्सटर्नल CSS के अबाउट मज़ीद लिखा हुआ है, विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ द इंटायर वेब पेज जस्ट वन फाइल। इस फाइल की मदद से आप पूरी लुक चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर मस्ट बी सेव इन .css। तो CSS फाइल बनाने के लिए हम .css का एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, जबकि हम HTML बनाएंगे तो .html का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट में हम हेड के अंदर स्टाइल का टैग देते हैं, उसके अंदर हमने कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम एक स्टाइल का टैग देते हैं और हम इंटरनल स्टाइल शीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्टाइल शीट इफ़ वन सिंगल एलिमेंट इज़ अ यूनिक स्टाइल, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट भी हो गई, एक्सटर्नल भी हो गई। उसके बाद हमारे पास है जी इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS जो हमारे पास टैग है उसके साथ ही ये देखें, ये हमारे पास H1 का टैग है, इसके हमने स्टार्टिंग पे ही स्टाइल के एट्रीब्यूट देके हमने इसको यूज़ कर लिया, ये भी हमने यूज़ की हुई है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर लिए हैं तो आप लोग ये अच्छे से आइडिया होगा कि हमने ये यूज़ कर चुके हैं। ये अभी मैं आप लोगों को यूज़ करके भी दिखाऊँगा। अच्छा, इनलाइन CSS, अच्छा इनमें से ना सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है ना वो इनलाइन CSS की होती है, ठीक है। उससे कम फिर इंटरनल की, उससे कम फिर एक्सटर्नल किया जाती है। उसके बाद CSS की बैकग्राउंड्स ये हम अभी करेंगे, लेकिन पहले हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो आपने करना क्या है, एक फ़ोल्डर आप लोगों ने बना लेना है। फ़ोल्डर बनाना कैसे मैं आप लोगों को बताया हुआ है, ये मैंने फ़ोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको आपने कर लेना है ओपन, ठीक है। ओपन करके आप लोगों ने यहाँ पे पिक्चर्स कुछ इंसर्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे index.html मैंने अपनी फ़ाइल बनाई हुई है। तो आपने VS कोड में आना है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक्सटेंशन करवाता जाऊँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, यहाँ पे आके आपने VS कोड आपने लिखना है जी आइकॉन।
VS कोड आइकॉन लगाना है, ताकि यार हमारी जो फाइल बनाए ताकि हमें पता भी लगे ना हमारा जो आइकन है उसका आइकॉन हमें शो भी तो होना चाहिए ना। तो इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल कर लेना है आपने। अब आपने इसका ना मैजिक देखना है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हमारे पास ये हो चुकी है इंस्टॉल। इसको आपने करना है कट करके आपने यहाँ पे क्लिक करना है एक्सप्लोर पे। यहाँ पे आके आपके पास जो index.html की फ़ाइल होगी ये देखिए उसका आइकॉन आ चुका है, ये इमेज है इसका आइकॉन आ चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी होगी, यहाँ तक तो हमारा हो गया फ़ोल्डर, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने बनाना है जी HTML फाइल में हम चलते हैं। जो हमारा कोड है इसको हम ख़त्म करके एक न्यू कोड लिख देते हैं। आज का हमारा कौन सा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर हमारा 9 है। यहाँ पे हम इसका जो टाइटल है वो चेंज कर देते हैं। इसको सेव किया। अच्छा, सबसे पहले हमने बनाना है जी जो हमारे पास है जी इंटरनल स्टाइलिंग, ठीक है। इंटरनल स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले आप एक पैराग्राफ लें। इसमें मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिए, इसको सेव कर दिया। सेव करके सबसे पहले आपने इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए जैसे कि आपको पता है स्टाइल का एट्रीब्यूट स्टाइल का टैग लगाना है। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ जी मेरा जो पी का टैग है ना उसका बैकग्राउंड कलर कर दो एक्वा। इसके अंदर पैडिंग अप्लाई कर दो। पैडिंग होती है चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी। ये अभी आप लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे पैडिंग क्या चीज़ है। अच्छा, अब हम इस फोल्डर को कर लेते हैं ओपन फाइल को। इसको मैंने ओपन किया फाइल को, तो ये देख सकते हैं मेरे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। बैकग्राउंड कलर और उसका जो अंदरूनी फासला है पैडिंग का वो भी मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये तो होगी हमारी इंटरनल स्टाइलिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये है मैं हमारी इनलाइन स्टाइलिंग। मैं देता हूँ जी इसका बैकग्राउंड कलर। अब हम मैं इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों को दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसको कर देता हूँ बर्लीवुड। अब ये देखें, अब इंटरनल की जगह ये वाला हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है ये अप्लाई होगी। अच्छा, मैं अपने ना ब्राउज़र में चलता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए अब इंटरनल की जगह उसने इनलाइन की प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करती है। अब हम बनाते हैं एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो उसके लिए आपने एक फ़ाइल बनानी है। फाइल पे क्लिक करना है, index.css लिखना है, या आपकी जो भी फाइल होगी आपने उसका नाम लिखना है। तो हमारी CSS की आ जाएगी। ये इसका लोगो आ चुका है, ये हमारी HTML है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी इन दोनों को ना स्टाइलिंग को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली स्टाइलिंग है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये मेरे पास पैराग्राफ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारे पास जो भी स्टाइलिंग है वो हमारे पास चली गई है। यहाँ पे आना है आपने पी। मैं कहता हूँ पी के बाद मेरा जो बैकग्राउंड कलर है मैं कहता हूँ जी ब्लू कर दो, ब्लू वायलेट कर दो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर पैडिंग भी अप्लाई कर दो 20 पिक्सल, मैं कहता हूँ जी अप्लाई कर दो। सेव किया। सेव करके मैं इसको दोनों फाइल मैंने सेव किया, HTML की भी CSS की भी। अब मैंने रिफ़्रेश किया, ये क्या, मेरी तो CSS अप्लाई हुई नहीं। क्यों नहीं हुई अप्लाई? अरे भाई हमने ना CSS की जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है इसको हमने लिंक तो किया नहीं है। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे आना है लिंक। लिंक पे आपने क्लिक कर देना है, रिलेशन स्टाइल शीट वो हमें दे देगा। अब यहाँ पे हमें पाथ देना होता है। अगर आपकी CSS इस फोल्डर के अंदर पड़ी है तो डायरेक्ट हमें एक्सेस हो जाएगी। लेकिन अगर इस फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है उसके अंदर पड़ी है तो हमें ऐसे ./ ऐसे हमें वो पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास है जी index.css हमारी डायरेक्ट फाइल है, हमारी एक्सेस हो चुकी है। इसको मैं करता हूँ Ctrl+S सेव। अब देखना मैजिक, अब मैं इस पर वेबसाइट पर गया। वेबसाइट पर जाके देखिए हमारे पास पैडिंग भी अप्लाई हो चुकी है और बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को तीनों स्टाइल शीट अप्लाई करके दिखा दी हैं। अच्छा, जो एलिमेंट सेलेक्टर है ये हमारे पास एक एलिमेंट सेलेक्टर है, इसको हम एलिमेंट सेलेक्टर भी हमारे पास हो चुका है, कॉन्सेप्ट आ चुका है। हमारे पास इनलाइन, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है आप लोगों के पास। उसके बाद हमारे पास है जी CSS का बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर अभी मैंने आप लोगों को चेंज करके दिखाया कि कैसे चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर के लिए आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। कलर हम हेक्साडेसिमल में दे सकते हैं, RGB में दे सकते हैं, या कलर का हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया। उसके बाद हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आए, मैं कहता हूँ जी पैराग्राफ नहीं, मैं यहाँ पे मैं आया, मैं कहता हूँ जी बॉडी है जो मेरी बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आपने बैकग्राउंड इमेज लगाना है। यहाँ पे URL देना है। URL देकर जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी होगी
आपने कोटेशन मार्क्स लगाना है। कोटेशन मार्क्स पे आगे अगर आप लोगों के फोल्डर के अंदर पड़े होंगे तो आपने ./ ऐसे करके आपने पास देना है। लेकिन अगर आप लोगों की मेरी इधर है ना जो इमेज वो डायरेक्ट पड़ी, मैंने किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखी हुई, ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा, तो पेपर में आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगानी है, उसका आप कोड लिखे, तो आप लोगों ने ये लाइंस लिख के आ जानी है, या आपको वो कोड देंगे कि इस पर इमेज अप्लाई करो, तो आप लोगों ने ये वाला कोड लिख के आ जाना है, ठीक है। जो भी आपसे वो प्रॉपर्टीज़ मांगे आपने उसका जस्ट ऐसे कोड लिख के आ जाना है। अच्छा, तो इमेज का आपने यहाँ पे देना है पिक्सल, तो मैं इमेज ये वाली दे देता हूँ। उसके बाद मैं अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरे पास अभी इमेज लगी है, तो ठीक है, लग चुकी है। अच्छा, ये इमेज हमें दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि इसको हमने रिस्पॉन्सिव बनाना है। इसके लिए हम बैकग्राउंड एक साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, कवर करके उसके बाद इसकी बैकग्राउंड पोजीशन हम दे देते हैं जी सेंटर, ठीक है, ताकि हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपने रिफ़्रेश करना है, रिफ़्रेश करने के बाद आपके पास ये देखें इमेज आ चुकी है। अच्छा, ये बॉडी के अंदर मेरे पास ये इमेज है, ये मेरे पास रिपीट हो रही है। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज बनाने के लिए आपके बैकग्राउंड इमेज की जो प्रॉपर्टी उसका आप लोगों को पता लग चुका है। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज को हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। उसके बाद हम इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं। पोजीशन मैंने आप लोगों को अभी सेट करके दिखाई, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिपीट हो रही है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन बैकग्राउंड रिपीट, मैं कहता हूँ जी नो रिपीट। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी इसको मैं कहता हूँ रिफ़्रेश, तो रिफ़्रेश करने के बाद देख सकते हैं हमारे पास ये पिक्चर हमारी है जो वो हमारे पास रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, ये जो पिक्चर है ना हमारी ऐसे क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास ये पैराग्राफ है ना, हम इसका ना कंटेंट बढ़ा देते हैं ताकि हमारी जो स्क्रोलिंग टाइप है वो हमारे पास आ जाए, ठीक है। इसके जो स्टाइलिंग है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल+?, ये आपके पास कमेंट हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया, सेव जाके मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, तो यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये इमेज पूरी इमेज हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, ये हमारे पास इमेज है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है वो, कि आपने बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करना है, उसकी पोजीशन सेंटर अप्लाई करनी है, ठीक है, इसकी पोजीशन अप्लाई करनी है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने लिख के आनी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी CSS टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट का। तो टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट आपने कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे आ जाएं, तो यहाँ पे आ जाएं, कलर आपने किसी चीज़ का आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, उसके लिए आप कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये मेरा H1 है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अनकमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या चीज़ हमने अप्लाई करनी है, यहाँ पे टेक्स्ट कलर, ठीक है, CSS टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट साइज़। तो इसका मैं कर देता हूँ कलर, मैं कहता हूँ जी वाइट हो जाए कलर, इसका सारा कलर वाइट हो जाएगा। कलर की प्रॉपर्टी कलर अप्लाई करती है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारे पास इसका कलर वाइट अप्लाई हो चुका है, बैकग्राउंड कलर। तो पिक्चर हमारी पीछे है, ठीक है। अच्छा, जो पिक्चर है, जो पिक्चर हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं वो भी तो हम देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो हमने वो भी तो अप्लाई करनी है ना, रिस्पॉन्सिव हमारी इमेज हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, इसको मैं ना रिस्पॉन्सिव करता हूँ, तो देखिए बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर हो रही है और ये कवर भी हो रही है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव है हमारी। अच्छा, ये बैकग्राउंड इमेज है ना, मैंने बॉडी में अप्लाई की है, आप लोगों ने एक सेक्शन होगा, आप लोगों ने वहाँ अप्लाई करनी होगी। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, CSS, ये वाला टॉपिक हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। टेक्स्ट के अबाउट हमने पढ़ना है और हमने स्टडी करना है फ़ॉन्ट के अबाउट। इसका जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है जी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। आपके पास जो पैराग्राफ है या कोई भी टेक्स्ट है आपने उसको चेंज करना है अपर केस में, लोअर केस में या कैपिटलाइज में। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने लाजमी देखनी है। अच्छा, ये मैं पैराग्राफ है ना, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके हमने इसका जो पैराग्राफ है ना, मैं इसको कहता हूँ जी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ये देखिए उसने मुझे दे दी अपर केस, इसको सेव किया, सेव जाके मैंने रिफ़्रेश किया, तो अब ये मैं जितने भी पैराग्राफ हैं ये देखिए इसकी जो टेक्स्ट है वो हमारे पास अपर केस में आ चुके हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये वाले हमारे हो चुके हैं। इसका कलर को मैं इसको कट कर देता हूँ। सेम इसी तरह आप लोअर केस में भी दे सकते हैं, कैपिटलाइज में भी दे सकते हैं। कैपिटलाइज में ये है कि इसका जो पहला वर्ड होगा वो उसका कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। अच्छा, इसको भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ।
तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो पहला है, इसका जो पहला वर्ड है वो उसने कैपिटल रख दिया। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं। उसके बाद टेक्स्ट इंडेंटेशन है। टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारा ये टेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम कह रहे हैं ये वाला टेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो, तो टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी इसलिए यूज़ होती है। तो ये देख सकते हैं टेक्स्ट, मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट इंडेंट मैं कहता हूँ जी 15 पिक्सल। तो 15 पिक्सल की ये जगह छोड़ देगा और बाकी जो इससे वाली स्पेस है ना वहाँ से ये स्टार्ट कर देगा। अभी यहाँ से स्टार्ट है ना, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें हमारे पास उसने जगह छोड़ के वहाँ से उसने टेक्स्ट हमारा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सी एस एस फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती है, हमने कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई करना हो, लाइक हम एम एस वर्ड में हम कोई भी फाइल बनाते हैं, हम उसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं ना, तो उसका भी हम फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। हमने एच टी एम एल में चेंज कैसे करना है, हम उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली। हमने कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई करना हो, ये वी एस कोड हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है। अगर ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई ना हो तो ये वाला होता है, अगर ये वाला ना हो तो ये वाला हो जाता है। इनमें से एक लाजमी हमारा सिलेक्ट हो जाता है। इसको मैं कहता हूँ रिफ़्रेश करने के बाद तो ये देख सकते हैं हमारे पास कलर, हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो हमारे पास अप्लाई हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, फ़ॉन्ट का मैंने आपको बता दिया। फ़ॉन्ट अप्लाई करने के लिए फ़ॉन्ट फैमिली का हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने कुछ भी इसमें से जस्ट स्टडी करना है आप लोगों ने। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल हमने इसका जो स्टाइल है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है हमारे पास फ़ॉन्ट डैश स्टाइल की। तो इसका जो पैराग्राफ है ना, इसका मैं कहता हूँ जी फ़ॉन्ट डैश स्टाइल कौन सा करना है आपने, ओब्लिक करना है, नॉर्मल, इटैलिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर देता है, तो ये इटैलिक टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इटैलिक टाइप हो चुके हैं हमारे पास। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, आपने टेक्स्ट है उसका साइज़ आपने इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की। हमारे पास ये पैराग्राफ है ना, इसके लिए मैंने कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ क्या 16 पिक्सल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैं कहता हूँ 25 पिक्सल। अब जितने भी हमारे पास पैराग्राफ है सबका ये टेक्स्ट बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये जितने भी पैराग्राफ है उसका हम उसने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये वाली प्रॉपर्टी इस काम के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये नीचे एक्सप्लेनेशन है वही है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है। उसके बाद एब्सोल्यूट साइज़ है। एब्सोल्यूट साइज़ को हम फिक्स साइज़ कहते हैं, रिलेटिव साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे इतना आप लोगों ने देखना है इसका। उसके बाद हमारे पास है जी सेट फ़ॉन्ट साइज़ हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं और ईएम में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, तीनों में को हम दे सकते हैं। 1 ईएम किसके इक्वल है, जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ करंट है उसके इक्वल होता है, और एक कितने पिक्सल के इक्वल होता है 1 ईएम। ये आपके पास एमसीक्यूज़ है जी 16 पिक्सल, और ये भी एक एमसीक्यूज़ है कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र टेक्स्ट साइज़ कितना होता है 16 पिक्सल होता है। 1 ईएम किसके बराबर होता है, 16 पिक्सल के बराबर होता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद सेट फ़ॉन्ट साइज़ विद पिक्सल, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। उसके बाद यूज़र कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेज, आप इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़, ईएम में भी दे सकते हैं। ईएम हमारा 1 ईएम 16 पिक्सल के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 9। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।